स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड फर्टिलाइजेशन, जब भी दिमाग में जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही आता है दिमाग में तो हम क्या सोचते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल गैमेट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्म विच इज हैप्लॉइड, एंड फीमेल गैमेट जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवम, वो क्या है, वो भी हैप्लॉइड है। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, तो बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड बिकॉज जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट, so therefore definitely it will be diploid, it will be diploid. Now two things you have to remember, right? जब आप जाइगोट की बात कर रहे हैं तो आपको दो चीजें याद रखनी होगी। एक बेटा, जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड एग। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक्चुअली ये जो ओवम था यानी कि जो एग था वही तो फर्टिलाइज हुआ है स्पर्म से, तो जाइगोट बना है। तो बेसिकली जाइगोट जो है वो फर्टिलाइज्ड एग है ना, तो फर्टिलाइज्ड एग और कुछ नहीं है। कभी यदि क्वेश्चन आप लोगों को जाइगोट की जगह पर फर्टिलाइज्ड एग से पूछते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। फर्टिलाइज्ड एग बेसिकली क्या है, दैट इज जाइगोट है। और दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है कि ये जो जाइगोट होता है इट इज यूनिसेलुलर। जाइगोट को हमेशा क्या मानते हैं, सिंगल सेल्ड मानते हैं। ठीक है ना, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, है ना। जाइगोट के लिए ध्यान रखना है कि जाइगोट इज ऑलवेज सिंगल सेल्ड। जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा दैट इज मल्टीसेलुलर। एम्ब्रियो इज बेटा मल्टीसेलुलर बट जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। याद रखोगे, जाइगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर। सो जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं और जाइगोट कैसा है, यूनिसेलुलर होता है। गॉट इट। चलो नाउ कुछ बेसिक चीजें आपको यहां पर कुछ बताऊंगा, उसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। द प्रोसेस इन विच यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द गैमेटोजेनेसिस, ऑफकोर्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिससे बनते हैं उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस, राइट, एंड दस अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड is called as fertilization. यहां पर इसको समझने की कोशिश करना। The process in which union of male and female gametes occur, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है and there is fusion of the pronuclei of sperm and ovum. स्पर्म और ओवम के अंदर जो न्यूक्लियाई है बेटा उसको हम प्रोन्यूक्लियाई कह रहे हैं, उनका जो फ्यूजन हो रहा है और जिससे कि एक डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, नाउ फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कई सारे बच्चों को क्लियर नहीं है। मैं एक तो नाम लिखा मैंने सिनगेमी, एक मैंने लिखा बेटा प्लाज्मोगेमी, एक मैंने यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है कैरियोगेमी, और एक एम्फीमिक्सिस लिखा हुआ है। जब हम बात फर्टिलाइजेशन की करते हैं तो आपको ये चारों टर्म्स क्लियर होने चाहिए ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, क्या कहा मैंने, द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सिनगेमी। सिंपल, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सिनगेमी। नाउ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, गैमेट्स के जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन है, यदि गैमेट्स के साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन हो रहा है इट इज कॉल्ड एज बेटा प्लाज्मोगेमी। एक बात बताओ, गैमेट के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, गैमेट के अंदर न्यूक्लियाई भी होगा, तो यदि गैमेट के साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी। द कंप्लीट यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सिनगेमी। बट साइटोप्लाज्म के जो मिक्सिंग को, फीमेल और मेल गैमेट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके मिक्सिंग को, उसके इंटरमिक्सिंग को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और यदि फ्यूजन हो रहा है किसका, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है ना, द फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। यू नो वेरी वेल, कैरियो वर्ड इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस।
सो यदि उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है तो वी कॉल इट एज कैरियोगेमी. एंड द इंटरमिंगलिंग मीन्स बेटा मिक्सिंग, द इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब आप एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं. यदि उनके क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग हो रही है, यदि क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं. ठीक है ना. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम, उसके अंदर स्पर्म के अंदर जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई है और ओवम के अंदर जो ओवम का प्रोन्यूक्लियाई है, उसके अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, उनकी इंटरमिंगलिंग होती है हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं. तो ये एम्फीमिक्सिस टर्म तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग? सो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है बेटा? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. क्या कहा मैंने? ड्यू टू फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. अब आप कह रहे होंगे कि दिमाग में आप सोच रहे होंगे सर सेम टाइप ऑफ गैमेट्स भी तो हो सकते हैं. तो बिकॉज आई एम एक्चुअली फोकसिंग हियर ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा, तो मैं दिमाग में आइसोगैमेट्स तो लाऊंगा ही ना. जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपको आइसोगेमी और एनाइसोगेमी वगैरह की बात की थी, तो मैं अभी वहां पर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा दैट ड्यू टू फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर सेम गैमेट्स भी तो हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स भी तो हो सकते हैं. तो आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसलिए मैंने यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ठीक है ना. बाय द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. व्हाई टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स? मेल से क्या आ रहा है बेटा? स्पर्म आ रहा है विच इज मोटाइल, विच इज स्मॉल इन साइज, और फीमेल से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ओवम आ रहा है विच इज बिग इन साइज. आर यू गेटिंग? एंड इट इज नॉन मोटाइल. यस और नो? सो दैट्स व्हाई ये चीज लिखी हुई है. आगे बढ़ सकते हैं बेटा हम लोग. चलो अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और यहां पर ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एटलीस्ट हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस ऑर्गेनिजम्स बेटा, तो you will find that it's not necessary that always the fertilization occur in the same way in all the organisms. In different organisms, the way of the fertilization or the site of the fertilization is totally different. There are few creatures where the fertilization occurs inside the body of the female, and there are few creatures where the fertilization process occur outside the body, say for in the water body. So based on this site of fertilization, we can say that fertilization is categorized into two. That is, one is known as beta the internal fertilization and another is known as the external fertilization. बड़ा सिंपल सा है. Fertilization in the body is called as internal fertilization. Fertilization जब बॉडी के अंदर हो रहा हो, कहां पर? बॉडी के अंदर कहां पर? In the genital organs of the animal. इन द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल. जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन? तो बॉडी के अंदर. कहां पर? तो ओविडक्ट के अंदर हो रहा है. तो ओविडक्ट तो एक तरीके का जेनिटल ऑर्गन ही हो गया ना बेटा. आर यू गेटिंग और नॉट? इट इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी दैट इज इन द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल, यदि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. And in this type of fertilization, sperms are discharged by the male directly into the genital tract of the female after coitus. मतलब coitus का जो प्रोसेस होता है, मीटिंग का जो प्रोसेस होता है, या मैं यूं कहूंगा कि कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, उस दौरान मेल जो होता है, मेल डिस्चार्ज द सेमेन इनटू द फीमेल वेजाइना, और आई कैन से द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है. तो नेचुरल है कि मेल जब स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा फीमेल के अंदर, तो वो स्पर्म जो है वो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर मूव करेगा और अल्टीमेटली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहुंचेगा. तो होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल. पूरा के पूरा जो प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, and that's why it is actually called as the internal fertilization. ये fertilization कहां पर हो रहा है बेटा? बॉडी के अंदर हो रहा है. तो हमने कहा when the fertilization occur in the body of the organism
यानी कि इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, स्पेशली इन द जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Here the male will discharge the sperm into the genital tract of the female during the process of the copulation, and the whole process of the fertilization takes place within the body of the female, and hence it is actually called as the internal fertilization. And it is generally seen, I am not saying that in all the organism, but it is a most common adaptation in terrestrial animals. ऐसा नहीं है, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है बेटा. याद रखना क्या कहा मैंने, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ऐसा नहीं है कि केवल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ही होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. इफ आई टॉक अबाउट बेटा द कार्टिलेजिनियस फिशेस, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस जो है वो तो वाटर के अंदर मिलती है, तो भी तो उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो केवल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही होगा. इट कैन हैपन इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आल्सो, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि इट इज अ वेरी कॉमन एडेप्टेशन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, से फॉर यहां पर कुछ एग्जांपल्स कोट कर रखे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. इफ आई टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है. नाउ इसका बिल्कुल रिवर्स यदि उल्टा देखते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एज द नेम इज इंडिकेटिंग बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. वेयर आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या, इन वाटर. ठीक है, कई सारी फिशेज होती है, कई सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अपने जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और ओवम को वाटर बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं, और उस वाटर बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं. मतलब वाटर बॉडी के बाहर है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया. दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज जनरली सीन इन द केस ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स. बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स है उनमें प्रोटोकॉर्डेट्स, यू नो व्हाट आर प्रोटोकॉर्डेट्स बेटा, आप प्रोटोकॉर्डेट्स 11th क्लास के अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा हो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, है ना, ये सब प्रोटोकॉर्डेट्स ही तो है. यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स वो स्पेशली मेराइन थे. ठीक है, और एम्फीबिया, आप सब जानते हो कि एम्फीबिया के अंदर, फ्रॉग्स वगैरह के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर, कहां पर, वाटर बॉडी के अंदर हो रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द फिशेस, मैंने ये नहीं कहा है कि सारी फिशेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, नो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है. कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. क्या कहा मैंने, कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फिशेस का है, मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द फिशेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सारी फिशेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, नो. आज यदि कार्टिलेजिनियस फिशेस है तो उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा. आर यू गेटिंग? सो बेस्ड ऑन द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन वी कैन से दैट फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. गॉट इट? चलो, नाउ जब बात फर्टिलाइजेशन की चल रही है तो एटलीस्ट बेटा हमको ये मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन तो आना ही चाहिए. वी मस्ट नो दैट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, ये तो आना ही चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के टाइप्स. तो बात चल रही है फर्टिलाइजेशन की, तो दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं. एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन. यदि आपसे पूछूं मैं ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा होगा, तो ऑफ कोर्स सभी कहेंगे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. आर यू गेटिंग? चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के ऊपर. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके के हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन. नाउ इमेजिन करो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको कि हम बोलते हैं टीनिया सोलियम. यू नो व्हाट इज टीनिया सोलियम? टेपवर्म. ठीक है, आप सब जानते होंगे कि ये एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर सिंगल एनिमल के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल ऑर्गन भी होता है, और इनसे रिलीज होने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इस तरीके से इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द सिंगल एनिमल. याद रखना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे कि नेम शो कर रहा है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द सिंगल एनिमल, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स. द फ्यूजन ऑफ द मेल and the female gamete which are produced by male and female organs of the same animal. right, यहाँ पर
एक ही एनिमल के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएंगे, और वो दोनों जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर फ्यूज हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। भाई यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में तो पॉसिबल नहीं है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। लेकिन यहां पर एक चीज रोक कर टोक कर आपको बताना जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा हमेशा और हमेशा यही होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझना, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, वो तो फिक्स है, उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब के अंदर यदि आप सोचो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अभी मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे कोट करूंगा जिससे कि प्रूव कर दूंगा कि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होकर और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि इमेजिन करो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो बेटा 11th क्लास में सबने पढ़ा है ना। आज मुझे बताओ अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है या नहीं है, हर्मेफ्रोडाइट है या नहीं है। उसके यदि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे अर्थवॉर्म के, तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, दोनों ही है ना। मेल ऑर्गन भी है बेटा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, दोनों ही है। तो भी तो कहाँ होता है उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कहाँ होता है उसके अंदर तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन अभी 2 मिनट बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर्मेफ्रोडाइट कोई एनिमल है या बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी, ऐसे कई सारे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर की क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलो पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। शर्त यह है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, 2 डिफरेंट एनिमल्स के बीच में हो रहा है, लेकिन वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। मतलब बिटवीन 2 मेल एंड फीमेल डिफरेंट एनिमल्स बट ऑफ सेम स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि 2 स्पीशीज अलग अलग हो गई और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज फाउंड इन ऑल यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। आप चाहो तो उनको डायोशियस भी कह सकते हो। डायोशियस का मतलब समझते हो ना बेटा, ये टर्म तो पहले बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। डायोशियस का मतलब होता है, ये मान लीजिए 2 इंडिविजुअल है, ये ए है ये बी है, ये मेल है ये क्या है फीमेल है, राइट। अब मेल के अंदर मेल जेनिटल ऑर्गन है, फीमेल के अंदर फीमेल जेनिटल ऑर्गन है। इधर से क्या प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, इधर से क्या प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ। दोनों आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए। तो वो क्या होगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसको मैं क्या कहूंगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहूंगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स के अंदर या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ बेटा, तो यहां पर एक नोट डाल दिया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ज्यादातर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अपने क्या सोचते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन सेल्फ नहीं होता है, क्रॉस होता है। बिकॉज इन दीज एनिमल्स द मेल जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप्स फर्स्ट, मेल जेनिटल ऑर्गन डेवलप्स फर्स्ट। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरस कंडीशन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जिसके अंदर फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, पहले फर्स्ट डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस कंडीशन। डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल बेटा, याद रखना, मैंने पहले भी एक बार बताया था प्रोटेंडरस कंडीशन का मतलब क्या होता है। प्रोटेंडरस का मतलब होता है, प्रोट मतलब फर्स्ट और एंड्रस मतलब मेल। और यदि हम बात करते हैं प्रोटोगाइनस की, यदि प्रोटोगाइनस कंडीशन की बात करते हैं, तो प्रोटो मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट, और गाइनस मतलब क्या होता है, फीमेल। तो देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के होने के लिए याद रखना, एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर
एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन तभी होगा बेटा जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही समय पे मैच्योर हो। यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, वरना सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो कौन सी बेटा, प्रोटेंडरस कंडीशन है, और एक कंडीशन जो है वो कौन सी है, प्रोटोगाइनस कंडीशन है। अब प्रोटेंडरस कंडीशन में क्या होता है, मेल ऑर्गन बाइसेक्सुअल है ना, तो मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होंगे, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन का अलग अलग है। इफ द मेल ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल, इफ द मेल ऑर्गन मैच्योर बिफोर द फीमेल, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटेंडरस कंडीशन, और उस कंडीशन के अंदर बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होकर क्रॉस होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल ऑर्गन मैच्योर बिफोर द मेल। ऑलराइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल ऑर्गन मैच्योर बिफोर द मेल, तो उस केस में भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होकर और क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ये जो प्रोटोगाइनस कंडीशन है ये तो स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलती है, या आप अर्थवॉर्म के अंदर प्रोटेंडरस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अर्थवॉर्म के अंदर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी बेटा, प्रोटेंडरस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फर्टिलाइजेशन के लिए, अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। क्या कहा मैंने, अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, इट इज अ टोटली चांस फैक्टर। ये एक चांस फैक्टर है। जो स्पर्म है वो ओवम के पास में पहुंच ही जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज अ चांस फैक्टर बेटा। सो स्पर्म परफॉर्म रैंडम मूवमेंट। हमेशा स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, देयर इज अ रैंडम मूवमेंट। और इसी रैंडमनेस को दूर करने के लिए नेचर ने ह्यूमन बींग्स को कुछ गिफ्ट दिए हैं, वो अभी आप देखना। मैंने क्या कहा, स्पर्म ओवम के पास में पहुंच ही जाएगा, एग के पास में पहुंच ही जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज अ चांस फैक्टर बेटा, टोटली अ चांस फैक्टर। इसीलिए नेचर ने क्या किया, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, to increase the chances of the approach of the sperm towards the egg, there are mainly two adaptations। और आपको मालूम होना चाहिए adaptations always occur for a particular purpose। adaptation अपने आप ऐसे थोड़ी होते हैं, adaptations हमेशा किसी एक particular purpose के लिए होते हैं बेटा। purpose क्या था, देखो आप ये देखो, to increase the chance of approach of sperm towards egg, number of sperm is very much high। आप जानते हो मेल जो होता है, मेल वो पर इजेकुलेशन जो है वो कितना सिक्रेट कर रहा है, मेल जो है वो 200 to 300 मिलियन पर इजेकुलेशन बाहर निकाल रहा है। तो सोचो जरा, नेचर ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई ओवम तो एक ही है ना, फीमेल इज रिलीजिंग 1 ओवम इन अ मंथ, ओवम्स आर प्रेशियस, बट स्पर्म जो है वो एक इजेकुलेशन के अंदर, व्हेन अ मेल इज इजेकुलेटिंग वंस and it releases 3 to 3.5 ml of the semen, that semen consists of 200 to 300 million sperms। इसका मतलब साफ है कि number of sperm is very much high। number of sperm is very much high। why? क्योंकि नेचर ने ऐसा एडेप्टेशन इसलिए किया कि भाई इन लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से कुछ एक स्पर्म तो डेफिनेटली जाकर और किसी तरीके से ओवम से फ्यूज कर ही जाए। और इतना ही नहीं, एग की जो साइज होती है बेटा, इट इज 1000 टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म। एग की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, यदि स्पर्म से आप कंपेयर करेंगे तो वो 1000 टाइम्स बड़ी है, ताकि स्पर्म जो है उससे आकर और आइडेंटिफाई कर ले और आसानी से क्या हो जाए, जुड़ जाए। आर यू गेटिंग और नॉट बेटा। तो एग इज 1000 टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो एडेप्टेशंस हुए हैं दो, ये चांसेस को बढ़ा देते हैं, राइट, ताकि स्पर्म जो है वो एग के पास में आ जाए। दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन बेसिकली। ऑलराइट, नाउ अब आगे बढ़ने के पहले एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, दैट साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर तो ये बात तय है कि एक स्पीशीज का जो मेल है वो अपनी ही स्पीशीज के मेंबर के अंदर स्पर्म को डालेगा,
अपनी स्पीशीज के जो फीमेल होगी उसके अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन इमेजिन करो एक वाटर बॉडी के बारे में इमेजिन करो, बताओ वाटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा? टेल मी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा ना। वाटर बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा, ये सुनो। अब इमेजिन करो कि एक वाटर बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारी फिशेस है बेटा। देयर आर अ लॉट ऑफ द फिशेस, छोटी फिश भी है तो बड़ी फिश भी है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ द दैट इज फिशेस इन द दैट वाटर बॉडी, दैट वाटर रिजर्वायर। अब क्या ऐसा होता है क्या कि एक छोटी मछली का स्पर्म जो है वो इतनी बड़ी मछली के ओवम से जाकर जुड़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे? वो फिश जो पैदा होगी वो कैसे होगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। इतने बड़े पॉन्ड के अंदर हजारों तरीके की फिशेज है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एक स्पीशीज का जो स्पर्म होगा वो अपनी ही स्पीशीज के ओवम से जाकर ही फ्यूज करेगा, बाकी फ्यूजन नहीं करेगा। तो सोचो जरा ये इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी कैसे आई, इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी कैसे आई? तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, याद रखना। सम स्पेशल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ एग एज वेल एज स्पर्म टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर मदद करने के लिए स्पर्म की सरफेस पर भी बेटा और एग की सरफेस पर भी, स्पर्म की सरफेस पे भी और एग की सरफेस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे दो साइंटिस्ट का नाम लूंगा मैं, एक तो लिली का और एक बेलिंस्की का नाम लूंगा। अकॉर्डिंग टू लिली, केमिकल्स नेम्ड एज फर्टिलाइजेंट्स, केमिकल्स नेम्ड एज फर्टिलाइजेंट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एग। एग की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फर्टिलाइजेंट्स होते हैं। ये फर्टिलाइजेंट एक तरीके का बेटा ग्लाइकोप्रोटीन है, आप चाहें तो इनको एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हो। तो लिली ने बताया कि एग की सरफेस के ऊपर जो केमिकल सब्सटेंस है, जो प्रोटीन है, उसका नाम है फर्टिलाइजेंट। फर्टिलाइजेंट केमिकली यदि देखें तो ये एक एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड है या ग्लाइकोप्रोटीन है। और बेलिंस्की के अकॉर्डिंग, बेलिंस्की एक और साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू बेलिंस्की, एन एसिडिक प्रोटीन इज नेम्ड एज एंटी फर्टिलाइजेंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की सरफेस के ऊपर एंटी फर्टिलाइजेंट है, तो स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजेंट ओवम के ऊपर प्रेजेंट, अपनी ही स्पीशीज के ओवम के ऊपर प्रेजेंट फर्टिलाइजेंट को पहचानेगा। याद रखना बेटा, दिस रिएक्शन, फर्टिलाइजेंट और एंटी फर्टिलाइजेंट रिएक्शन होता है, ये बहुत 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 स्पीशीज स्पेसिफिक होता है ना। एक स्पीशीज का स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के ओवम से ही फ्यूज करेगा, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है। तो देखो, बोथ द प्रोटीन्स, वेदर इट इज फर्टिलाइजेंट विच इज ग्लाइकोप्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजेंट विच इज एसिडिक प्रोटीन, आर वेरी मच स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। एंटी फर्टिलाइजेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सरफेस of a particular species will react with the fertilization, will react with the fertilization of fertilization present on the egg of that same species of that animal। इसका मतलब ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। एंटी फर्टिलाइजेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द स्पर्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज विल रिएक्ट विद द फर्टिलाइजेंट ऑफ प्रेजेंट ऑन द एग ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ द एनिमल। तो बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है बेटा, और इसी कारण से एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो स्पर्म होता है वो पर्टिकुलर स्पीशीज के ओवम से ही फ्यूज करता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहां पर लगा कि बतानी बहुत बहुत जरूरी थी, और वो ये था बेटा, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वाई दिस वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट? मुझे ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि नीट 2015 से लगाकर और नीट 2018 के बीच में एटलीस्ट 2 टाइम्स, आप चेक कर सकते हैं पुराने पेपर्स को, एटलीस्ट 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट मेमेलियन स्पर्म्स एक्वायर एक्टिविटी। मेमेलियन स्पर्म बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो मेमेलियन स्पर्म्स एक्वायर एक्टिविटी एट हाउ मेनी प्लेसेस बेटा? तो 2 प्लेसेस। याद रखना, मेमेलियन स्पर्म एक्वायर एक्टिविटी at 2 places, once in the epididymis and second in the vagina। याद रखना, यदि आपसे पूछे कि मेमेलियन जो स्पर्म्स होते हैं वो दे एक्वायर एक्टिविटी, ठीक है, एट हाउ मेनी प्लेसेस? टू 2 प्लेसेस। फर्स्ट इज द एपिडिडाइमस एंड सेकंड इज द वेजाइना। क्वेश्चन नीट में क्या पूछा गया था और आंसर की जो नीट ने एक्सेप्ट की थी
वो क्या थी वो भी मैं बताऊंगा पूरी। इन एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस तो सब जानते हो, तुमने पढ़ा है पूरा मेरी क्लास के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन एपिडिडाइमस फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म अकर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। क्या कहा है? इन एपिडर्मिस, इन एपिडिडाइमस फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म अकर, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। बट जब फीमेल की वेजाइना के अंदर जब सेमेन इंट्रोड्यूस होता है, मेल सेमेन को इंट्रोड्यूस करता है, तो द वेजाइनल सिक्रीशंस मेक द स्पर्म हाईली एक्टिव, क्योंकि जो वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, तो दैट न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आर टेकन अप बाय द स्पर्म। तो देखो, वेजाइनल सिक्रीशंस मेक द स्पर्म हाईली एक्टिव एंड स्पर्म एक्वायर कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपेशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म एंटर करते हैं तो वेजाइना से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, और वो जो सिक्रीशंस होते हैं वो सिक्रीशंस न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के होते हैं, उनसे स्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लेता है, एंड हियर ओनली इन द वेजाइना ओनली और इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ओनली the sperm acquired the capacity for fertilization and this is called as capacitation. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि बुक्स के अंदर आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि कैपेशिएशन अकर एट टू प्लेसेस, एक तो लिखा हुआ मिलेगा एपिडिडाइमस और दूसरा लिखा हुआ मिलेगा दैट इज इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। लेकिन याद रखना, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यदि मान लीजिए नीट के अंदर आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं दैट कैपेशिएशन अकर इन एपिडिडाइमस एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि वेजाइना दे रखा है, तो आप ऑप्ट करके आओगे किसको? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को ऑप्ट करके आओगे, जब तक कि आपको दोनों चीज नहीं दे रखी हो। हाँ, यदि ऐसे दे रखा हो दैट इज एपिडिडाइमस भी दे रखा हो और वेजाइना भी दे रखा हो और थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ द अबाउट दे रखा हो, तो हम फिर भी सोच सकते हैं, राइट। लेकिन जब दोनों अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हो तो आप हमेशा कैपेशिएशन यदि पूछा है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को टिक करके आओगे, क्योंकि दोनों बार 2015 और 2018 से लेकर दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों बार की के अंदर किसको एक्सेप्ट किया गया था, हालांकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, लेकिन किसको एक्सेप्ट किया गया था कि भाई कैपेशिएशन जो होता है स्पर्म का, यानी कि स्पर्म गेन्स द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही होता है। तो बेटा आप लोग ऑप्ट क्या करके आओगे? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को ही ऑप्ट करके आना। कैपेशिएशन कहां होता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। इज इट क्लियर? ये आया है नहीं आया? चलो आगे बढ़ सकते हैं हम, चलिए। सो ये नीट 2015 से 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एपिडिडाइमस में कैपेशिएशन होता है या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो याद रखना, कैपेशिएशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। ऐसा दो बार क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों बार कीज के अंदर इसी को मैच किया गया था। नाउ अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ें उससे पहले, इस सिग्निफिकेंस को पढ़ाने के पहले एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, हाउ डू फर्टिलाइजेशन अकर इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो इन ह्यूमंस male introduces semen into female vagina. This act is called insemination. This act is called insemination. Now sperms by vigorous movement moves towards cervix, then towards body of uterus and ultimately reach
and ultimately reach ampulla region of the oviduct. ये तो अब आप सब जानते ही हो बेटा, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरी क्लास में पढ़ा है, यू ऑल नो, ये अपने पूरा पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। ये वेजाइना है, यहां पर मेल ने इंट्रोड्यूस किया सेमेन को। ना सेमेन कंसिस्ट ऑफ अ लॉट्स ऑफ स्पर्म, इसमें यहां पर बहुत सारे क्या स्पर्म्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर इसमें वेजाइना के अंदर कुछ रगीज होते हैं। ऐसे वेजाइना के अंदर क्या होते हैं बेटा, वेजाइनल रगीज होते हैं, वेजाइनल रगीज होते हैं, वेजाइना के अंदर वेजाइनल रगीज होते हैं। नाउ ये जो वेजाइनल रगीज होते हैं, दे शो फेगोसाइटोसिस, ऑफ स्पर्म्स। यहां पर जो वेजाइनल रगीज होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, स्पर्म्स को इनगल्फ कर जाते हैं। तो यहां पर तो फीमेल की वेजाइना के अंदर कितने स्पर्म्स आए, मान लीजिए 200 to 300 मिलियंस आए। मेल ने एक बार इजेकुलेट किया, तो एक फर्टाइल मेल ने जब इजेकुलेट किया तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आए। लेकिन इनमें से यहां से वेजाइना से होते हुए ये जो है वो क्या है, दिस इज द सर्विक्स बेटा, दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस, और ये जो है वो क्या है, ओविडक्ट है। और ये ओविडक्ट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है वो तो कौन सा है, इनफंडिबुलम है। एक जो वाइडर पार्ट होता है आप सब जानते हो, दैट इज नोन एज द एम्पुला। और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, इस्थमस है, ठीक है। तो यहां से सारे स्पर्म्स आगे नहीं जाते हैं, सम स्पर्म्स फ्रॉम 100 to few thousand स्पर्म्स मूव। ऐसे ये कुछ स्पर्म से यहां से बचकर और आगे जा पाते हैं, सारे स्पर्म्स नहीं जा पाते हैं। और अल्टीमेटली जो स्पर्म्स होते हैं वो यहां पर पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली स्पर्म्स रीच देयर। सो इन ह्यूमंस, मेल इंट्रोड्यूसेस सेमेन इनटू द फीमेल वजाइना। दिस एक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। Sperms by vigorous movement move towards cervix and then towards the body of uterus and ultimately reach ampulla isthmus, ampulla region of the oviduct, where fertilization occur, जहां पर की फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि यहां पर ओवम भी पहुंच जाएगा बेटा, ये ओवम और ये क्या चीज है, स्पर्म, ये दोनों मीट कर जाएंगे, ठीक है। अब याद रखना, the ovum and sperm must reach simultaneously। क्या कहा मैंने बेटा, the ovum and sperm must reach simultaneously in ampulla region। वापस से बोल रहा हूं, the ovum and the sperm must reach simultaneously in ampulla region for successful fertilization। और एक एनसीईआरटी की लाइन यहां पर लिख देता हूं, यहां पर that's why all copulation do not lead to pregnancy। That's why all copulations do not lead to pregnancy। बात समझ में आ रही है? देखो समझ में आया आपको, जब स्पर्म और ओवम दोनों एम्पुला रीजन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वी नो वेरी वेल। बट यहां पर एक चीज याद रखना, द ओवम एंड स्पर्म मस्ट रीच साइमल्टेनियसली। क्या कहा मैंने, द ओवम एंड द स्पर्म मस्ट रीच साइमल्टेनियसली इन एम्पुला रीजन फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। साइमल्टेनियसली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटा कि इधर से स्पर्म आया और इधर से ओवम आया, एकदम दोनों का टाइम मैच होना चाहिए, वैसा नहीं है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है देयर मस्ट नॉट सो मच ऑफ द टाइम लैग बिटवीन द एंट्री ऑफ द स्पर्म एंड द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। बहुत ज्यादा टाइम लैग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के
5th डे को स्पर्म आया और फीमेल के अंदर 14th डे को ओवम रिलीज हो रहा है, तो आप सोचोगे कि फ्यूजन हो जाएगा? नो, क्योंकि आप जानते हो स्पर्म और ओवम की जो विएबिलिटी पीरियड है वो तो बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि यदि 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में, यदि 24 आवर्स से 70, साइमल्टेनियसली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एग्जैक्टली पास में आने चाहिए। 24 आवर्स से लगाकर और 72 आवर्स के बीच में यदि स्पर्म और ओवम पास में आते हैं तो उनके फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो द ओवम एंड द स्पर्म मस्ट रीच साइमल्टेनियसली इन एम्पुलर रीजन फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 26th डे को मेल से स्पर्म रिलीज हुआ और 14th डे को फीमेल के अंदर ओवम रिलीज हो रहा है और हम एक्सपेक्ट करें कि उसके अंदर फ्यूजन हो जाएगा, वो नहीं होगा। इट मस्ट रीच साइमल्टेनियसली, ठीक है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, दैट्स व्हाई ऑल कोपुलेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। इसीलिए तो सारे जब जब कॉपुलेशन होता है और जब जब मेल एजेकुलेशन करता है तो हर बार थोड़ी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीमेल के अंदर ओवम रिलीज होने के जो डेज होते हैं दैट आर वेरी मच क्रूशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। यदि फीमेल के अंदर जब ओवम रिलीज होता है उन दिनों के अंदर यदि मेल इंट्रोड्यूस करता है सेमेन को फीमेल के अंदर तो ही फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, वरना फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। तो दैट्स व्हाई ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। हर एक कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी एग्जिस्ट हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में हमने यहां तक पढ़ाया आपको। अब सुनो, अभी फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन के अंदर अभी जो चीज बाकी है वो क्या है कि कल की क्लास में हम आते ये बताएंगे कि हाउ डू द स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग। स्पर्म जो होता है वो एग को पेनिट्रेट कैसे करता है, क्योंकि एग के ऊपर तो एग मेम्ब्रेन्स है, आपको मालूम है जोना पेलोसिडा भी है, कोरोना रेडिटा भी है। तो वो जो स्पर्म लाइसेंस जो कि स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट एक्रोसोम है उससे रिलीज होंगे, फिर एग मेम्ब्रेन टूटेगी, स्पर्म अंदर एंटर करेगा, स्पर्म से इंडक्शन लेकर और फिर बेटा वो जो सेकेंडरी oocyte है एग के अंदर वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा और फिर उसके अंदर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा एंड देन ओवम और स्पर्म आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे।